Hello students, welcome to the 7th chapter of history, science and technology. Okay, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में. ठीक है, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. In this chapter, we shall study India's achievements in the areas of science and technology, and also we are going to learn about the important institutions in the areas of science and technology and their contribution. Okay, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरियाज में, या फिर हम फील्ड भी कह सकते हैं. सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमारी कंट्री ने, मीन्स इंडिया ने क्या अचीव किया है, ओके, क्या हासिल किया है. उसके साथ साथ हम इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, कि इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में. ओके, क्योंकि सी, कोई भी अगर कंट्री है, अगर वो साइंटिफिकली या टेक्नोलॉजिकली अगर एडवांस नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी उस कंट्री में डेवलप नहीं हो रहा है, तो उसे किसी और कंट्री पे डिपेंड रहना पड़ेगा. ओके, जैसे कि हम एग्जांपल अपनी ही कंट्री का ले लेते हैं. पहले हमारे कंट्री में इतनी न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, तो हमारी कंट्री किसके ऊपर डिपेंड थी? अमेरिका के ऊपर. मीन्स टेक्नोलॉजी के लिए टोटली किस पे डिपेंड थी? अमेरिका के ऊपर. लेकिन बाद में धीरे धीरे अमेरिका जो है, अमेरिका ने मना कर दिया, टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया. तो हमारे कंट्री के जो जैसे प्राइम मिनिस्टर्स थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम खुद के कंट्री में, अपनी ही कंट्री में जो है टेक्नोलॉजी डेवलप करें. ओके, नहीं तो फिर हमें लास्ट तक जो है किसी और कंट्री पे ही डिपेंड रहना पड़ता. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि हमारे कंट्री ने क्या अचीव किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में. ठीक है, सो फर्स्ट, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन. ओके, ये फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है. इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू wanted to nurture a scientific temper and bring about the nation's progress. See, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. और वो ये चाहते थे, मीन्स उनकी सोच ऐसी थी कि लोग जो है मीन्स एक साथ आए और साइंटिफिकली विचार करें, मीन्स साइंटिफिकली सोच रखे और साइंटिफिकली विचार करके नेशन को डेवलप करें. ओके, नेशन का प्रोग्रेस करें. ऐसा किसका कहना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का. ऐसा वो चाहते थे. And next, from this perspective, he set up the Indian Atomic Energy Commission on 10th August 1948. Okay? तो इसी पर्सपेक्टिव के साथ, पर्सपेक्टिव मतलब क्या होगा? नजरिया, सोच, या फिर सोच भी हम बोल सकते हैं, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि इंडियंस जो है, मीन्स जितने भी सिटीजन्स है, वो एक साथ आए, साइंटिफिकली सोचे, साइंटिफिकली विचार करके और इंडिया को डेवलप करें, हमारे नेशन का प्रोग्रेस करें. ठीक है, तो इसी पर्सपेक्टिव के साथ उन्होंने एक कमीशन सेटअप किया, या फिर हम इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं. कौन सा कमीशन? इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन. और ये कब सेटअप किया गया? 10th अगस्त 1948 को. ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर होमी भाभा was appointed as the first chairman of the commission. मीन्स इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन जब सेटअप हुआ तो इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए? डॉक्टर होमी भाभा. ठीक है, नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कमीशन वर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी, इंक्रीज द यील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स एंड मेक देम लास्ट लॉन्गर, set up the technology for achieving this and develop nano technology. तो इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे. ओके, 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे. ये इंस्टीट्यूशन किसी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं सेटअप किया गया था. मीन्स ये इंस्टीट्यूशन जो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाए और दूसरे कंट्री को जो है डिस्ट्रॉय करे, इसलिए ये सेटअप नहीं हुआ था. इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? फर्स्ट, एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना. सेकेंड, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना जो कि फूड ग्रेन्स के यील्ड को इंक्रीज कर सके. ओके, यील्ड का मतलब क्या होगा? उपज. फूड ग्रेन्स क्या होता है? अनाज. मीन्स जब फसल लोग मीन्स क्रॉप्स कल्टीवेट जब करते हैं खेत में,
तो फार्मर्स जो है इसकी उपज भी चाहते हैं, ओके, ताकि वो मीन्स उससे इनकम अर्न कर सके। तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना ताकि फूड ग्रेन्स का यील्ड जो है इंक्रीज हो सके। एंड नेक्स्ट क्या बोला है, मेक देम लास्ट लॉन्गर, क्योंकि फूड ग्रेन्स जो है वो खराब हो जाता है किसकी वजह से, बाई चांस अगर किसी सीजन में एक्सेसिव रेनफॉल हो गया, यानी बारिश हद से ज़्यादा हो गई, तो फसल यानी क्रॉप जो है वो सड़ सकता है, ठीक है। या फिर किसी सीजन में अगर बारिश कम हो रही है तो भी उसका इफेक्ट क्रॉप्स पे पड़ता है। या फिर प्रॉपर गोडाउन्स नहीं है फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, तो उसमें कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मीन्स ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करना जो फूड ग्रेन्स की यील्ड को इंक्रीज कर सके और फूड ग्रेन्स को लास्ट लॉन्गर बना सके, ठीक है। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, थर्ड ऑब्जेक्टिव, डेवलप नैनो टेक्नोलॉजी, ओके। नैनो टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसके बारे में बताती है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, ओके। नैनो टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी विच इज स्टडिंग अबाउट एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ओके। और हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज स्टडिंग अबाउट वेरियस माइन्यूट पार्टिकल्स, ओके। तो ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट क्या, एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। सेकेंड वन, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना जो फूड ग्रेन्स की यील्ड को इंक्रीज कर सके और फूड ग्रेन्स को लास्ट लॉन्गर बना सके। और थर्ड, डेवलप नैनो टेक्नोलॉजी, ओके। नेक्स्ट, इन 1956 the Department of Atomic Energy set up Apsara, a nuclear reactor functioning on atomic energy, okay। तो 1956 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप किया, अप्सरा, ओके, जो कि एटॉमिक एनर्जी के ऊपर वर्क कर सके, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, बहुत सारे रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे ध्रुव रिएक्टर के बारे में। तो ये जो अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर है जो 1956 में सेटअप किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इस न्यूक्लियर रिएक्टर को सेटअप किया था। तो ये फुल्ली यानी कंप्लीटली जो है इंडिया में नहीं बना था, ठीक है, इंडियन मेड नहीं था, ये फॉरेन कंट्री की हेल्प ली गई थी। और हम आगे जो न्यूक्लियर रिएक्टर, ध्रुव न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जो पढ़ेंगे वो कंप्लीटली इंडियन में बना है, ठीक है, अपने ही देश में बना है, अपने ही कंट्री में। लेकिन ये जो अप्सरा है जो कि 1956 में ये न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप किया गया था, तो ये कंप्लीटली जो है इंडिया में नहीं बना था, फॉरेन कंट्री की हेल्प ली गई थी, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, किस चीज़ में यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर आर यूज्ड एट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ओके। न्यूक्लियर रिएक्टर को कहाँ यूज किया जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ओके। नेक्स्ट, सी दिस इज द इमेज ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा सिंस 1956, ओके। नेक्स्ट, इन 1969 an atomic power station was set up at तारापुर। 1969 में एटॉमिक पावर स्टेशन सेटअप किया गया था, कहाँ पे, तारापुर में, ओके। नेक्स्ट, a reactor research center was set up at Kalpakkam in Tamil Nadu to successfully use thorium for generating atomic power। See, ये जो रिएक्टर रिसर्च सेंटर है जो तमिलनाडु के कालपक्कम रीजन में एरिया में इसको सेटअप किया गया, और इस सेंटर ने मीन्स रिएक्टर रिसर्च सेंटर ने थोरियम यूज किया एटॉमिक पावर जनरेट करने के लिए। क्या यूज किया, थोरियम। जैसे यूरेनियम को यूज किया जाता है एटॉमिक पावर जनरेट करने के लिए, वैसे ही थोरियम को यूज किया, ठीक है। रिएक्टर रिसर्च सेंटर जो कि सेटअप कहाँ किया गया था, तमिलनाडु के कालपक्कम रीजन में, और ये सक्सेस रहा। थोरियम इन्होंने मीन्स ये सेंटर ने थोरियम यूज किया एटॉमिक पावर जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट, द रोल ऑफ रिएक्टर्स इज इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग एटॉमिक पावर। मीन्स जो रिएक्टर्स होते हैं उनका रोल क्या होता है, ये रिएक्टर्स के रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या डेवलप करने के लिए, एटॉमिक पावर, ओके। नेक्स्ट, फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग the heavy water needed for the generation of atomic power were set up at Vadodara,
तालचेर, ट्यूटिकोरिन, कोटा एट्सेट्रा। ओके, तो जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि अगर हमारी कंट्री टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो रहे हैं, साइंटिस्ट जो है रिसर्च नहीं कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी मीन्स नहीं डेवलप हो रहा है, तो हमें किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के लिए। तो वैसे ही हेवी वाटर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मीन्स एटॉमिक पावर से और एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हेवी वाटर रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो हेवी वाटर नॉर्मल वाटर से अलग होता है, मीन्स डिफरेंट काइंड के वाटर रहते हैं। और जो हेवी वाटर है ये एटॉमिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसके लिए काम आता है। तो फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग यानी वो फैक्ट्रीज जो हेवी वाटर बनाते हैं तो वो कहाँ पे मीन्स सेटअप किए गए, वडोदरा, तालचेर, ट्यूटिकोरिन और कोटा में। ओके एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे एरिया है जहाँ पे हेवी वाटर के फैक्ट्रीज जो है सेटअप किए गए। ओके, नेक्स्ट, एन इंस्टीट्यूशन called Heavy Water Projects was set up to carry out research on manufacturing heavy water within the country. Okay, उसके बाद में कहा गया है कि एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया। कौन सा इंस्टीट्यूशन? हेवी वाटर प्रोजेक्ट्स, ताकि हेवी वाटर मीन्स अपने ही कंट्री में, विद इन द कंट्री, अपने ही कंट्री में हेवी वाटर बन सके। और ये जो प्रोजेक्ट है क्यों सेटअप किया गया था? रिसर्च करने के लिए। ओके, रिसर्च ऑन मैन्युफैक्चरिंग हेवी वाटर विद इन द कंट्री। ओके, नेक्स्ट, इट वाज लेटर रीनेम्ड हेवी वाटर बोर्ड। ओके, उसके बाद जो है बाद में इसका नाम क्या रखा गया? हेवी वाटर बोर्ड। पहले क्या दिया गया है इंस्टीट्यूशन का नाम? हेवी वाटर प्रोजेक्ट्स। और ये हेवी वाटर प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूशन इसलिए सेटअप किया गया था ताकि हेवी वाटर बनाने के लिए अपने ही कंट्री में हेवी वाटर मैन्युफैक्चर करने के लिए ये कंटिन्यूसली रिसर्च कर सके। ठीक है, और बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? हेवी वाटर बोर्ड। ओके, नेक्स्ट, ध्रुव न्यूक्लियर रिएक्टर। जैसे कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया, जो अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कंप्लीटली इंडियन मेड नहीं है, कंप्लीटली इंडियन मेड न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, वो फॉरेन कंट्री के हेल्प से सेटअप किया गया था। लेकिन ये जो ध्रुव न्यूक्लियर रिएक्टर है, आपको इमेज भी दिया गया है, ठीक है, ये कंप्लीटली इंडियन मेड न्यूक्लियर रिएक्टर है। ओके, इन 1985 a completely Indian made nuclear reactor called Dhruv was started at Trombay near Mumbai. Okay, BARC, आपने ये इंस्टीट्यूशन सुना ही होगा, BARC। ओके, तो ये जो है इंस्टीट्यूशन कहाँ पे? ट्रॉम्बे में है। ओके, तो ये ध्रुव न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे स्टार्ट किया गया? ट्रॉम्बे में। ओके, नियर मुंबई। द ध्रुव न्यूक्लियर रिएक्टर यूजेस यूरेनियम एज फ्यूल। और ये जो ध्रुव न्यूक्लियर रिएक्टर है ये एज अ फ्यूल यानी फ्यूल के रूप में क्या यूज करता है? यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट, एट दिस सेंटर 350 रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड। ये सेंटर कौन सा? ये जो है ट्रॉम्बे ध्रुव न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पे स्टार्ट किया गया था BRC इंस्टीट्यूशन में, ट्रॉम्बे में। ठीक है, मुंबई के पास जो है, तो यहाँ पे मीन्स ये जो सेंटर है ये कितने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है? 350। ओके, दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। और ये जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं तो ये किसके लिए यूजफुल होते हैं? किस में यूज किए जाते हैं? इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक है, मीन्स डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं यूज किया जाता। किस लिए? मेन पर्पस क्या है? ये सब्सटेंसेस को किस लिए यूज किया जाता है? इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में और मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL। ओके, ये कंपनी है, पब्लिक कंपनी या फिर हम गवर्नमेंट कंपनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LTD का मतलब क्या होता है? लिमिटेड। ओके, सो दिस कंपनी वाज सेट अप इन 1987 टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी। सी, ये कंपनी जो सेटअप की गई 1987 में,
ये भी मीन्स कंपनी इसलिए सेटअप की गई ताकि एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। हमारी कंट्री जो है एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन्स गोल्स क्या है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू मास्टर एंड डेवलप द टेक्नोलॉजी टू जनरेट सेफ। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस कंपनी का, इज टू मास्टर एंड डेवलप द टेक्नोलॉजी टू जनरेट सेफ, यानी सेफ जनरेट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना। और दूसरा क्या दिया है, चीप मीन्स सस्ता एंड एनवायरमेंटली प्रॉफिटेबल पावर। पावर का मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी। एनवायरमेंटली प्रॉफिटेबल या फिर फ्रेंडली भी हम कह सकते हैं, चीप एंड एनवायरमेंटली प्रॉफिटेबल पावर। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव इज मेक द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमारी कंट्री किसी और कंट्री पे डिपेंड न रहे। ठीक है, तो इस कंपनी का, ये जो पब्लिक कंपनी है या फिर गवर्नमेंट कंपनी है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मास्टर एंड डेवलप द टेक्नोलॉजी टू जनरेट सेफ, चीप एंड एनवायरमेंटली प्रॉफिटेबल पावर। एंड लास्ट वन इज मेक द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पे हुआ था, पोखरन में। ओके, राजस्थान के पोखरन रीजन में। ठीक है, तो वापस से हम ये पढ़ लेते हैं न्यूक्लियर टेस्ट। सो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन, इंडिया सक्सेसफुली परफॉर्म्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन इन राजस्थान on 18th May 1974 in consonance with the policy of using nuclear energy for peaceful purposes and for self sufficiency। See, पहले बहुत ही रेस्ट्रिक्शन थे, मीन्स जब ये न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ ना, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरन पे, तो भी बहुत सारे कंट्री ने जो है मना किया कि मीन्स उन लोगों ने मीन्स कहा कि क्यों ये इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए इंडिया को। बहुत सारे लोगों ने मीन्स ताना दिया, बहुत कुछ बोला हमारे कंट्री में जब ये हमारे कंट्री ने जब ये न्यूक्लियर टेस्ट पोखरन पे किया। तो लेकिन इंडिया ने जो है सक्सेसफुली अपना जो है फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरन पे सक्सेसफुली परफॉर्म किया। कब, 18 मई 1974। और इन्होंने मीन्स ये पॉलिसी अडॉप्ट की, इंडिया ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हम सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए ही यूज करेंगे और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए। हम किसी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं कि हम न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं तो हम न्यूक्लियर वेपन्स अब मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे और किसी कंट्री को डिस्ट्रॉय करेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए हम ये टेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं ये टेस्ट, पीसफुल पर्पसेस के लिए। ओके, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है हम इसे पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए। ओके, नेक्स्ट, द रीजन व्हाई इंडिया टुक दिस डिसीजन वाज चाइना's न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एंड पाकिस्तान's desperate efforts to acquire nuclear weapons with China's help। सी, ये फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो पोखरन में हमारे कंट्री ने किया, तो ये क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या था कि इंडिया ने ऐसा डिसीजन लिया, क्योंकि चाइना का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी यानी चाइना का न्यूक्लियर क्षमता जो था वो बढ़ते जा रहा था और पाकिस्तान भी डेस्परेटली एफर्ट कर रहा था, मीन्स चाइना के हेल्प से न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करना, न्यूक्लियर वेपन्स बनाना। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में हमारी कंट्री कैसे पीछे रहती, उसको भी जो है प्रूव करना था, साबित करना था कि हम भी जो है न्यूक्लियर कैपेबल हैं, हमारे पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो हम वो जो है मीन्स हमने तो ये बोला है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है पीसफुल पर्पसेस के लिए और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े, अगर कोई कंट्री जो है ज़बरदस्ती हम पे अटैक कर रही है, मीन्स अटैक पे अटैक करते जा रही है, तो हम उसको जो है वेपन्स के लिए या फिर किसी कंट्री पे अटैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मीन्स इंडिया को भी ये प्रूव करना था कि हम भी न्यूक्लियर कैपेबल हैं। ठीक है, क्योंकि चाइना का जो है, चाइना अपने आप को प्रूव कर रही थी कि उनके पास वो जो है न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर कैपेबल है वो, और पाकिस्तान भी
डेस्परेटली जो है चाइना के हेल्प से न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर रही थी, ठीक है। तो ऐसे में इंडिया भी पीछे नहीं रहना चाहती थी, ठीक है, हमारी कंट्री भी पीछे नहीं रहना चाहती थी। इसलिए फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है हमारी कंट्री ने कहाँ पे रखा, पोखरण, राजस्थान के पोखरण एरिया में 18 मई 1974 को, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर होमी सेठना, the chairman of the Indian Atomic Energy Commission, and Dr. Raja Ramanna, director of the Bhabha Atomic Research Center, played a major role in conducting this nuclear test. Okay, जो पोखरण में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट रखा गया, तो डॉक्टर होमी सेठना को इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया और डॉक्टर राजा रामन्ना को डायरेक्टर बनाया गया, किसका, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC। ओके, ये ध्यान में रखना कि इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन किसको बनाया गया, डॉक्टर होमी सेठना। हमने सबसे फर्स्ट देखा कि इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर होमी भाभा। ओके, सेकंड चेयरमैन कौन बने, डॉक्टर होमी सेठना। और BARC जो कि ट्रॉम्बे में है, ये इंस्टीट्यूशन, ये सेंटर ट्रॉम्बे में है, ठीक है, मुंबई के पास। तो ये सेंटर का डायरेक्टर किसको बनाया गया, डॉक्टर राजा रामन्ना को। ओके, तो इन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी टुक द डिसीजन ऑफ कैरिंग आउट अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, बॉम्ब, ठीक है। तो उस टाइम पे यानी जब फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था हमारे कंट्री का पोखरण में, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। ओके, उन्होंने क्या डिसीजन लिया, कैरिंग आउट अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, मीन्स न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाया जाए, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, पोखरण वॉज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फॉर द लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि मीन्स राजस्थान का वो पोखरण रीजन ही क्यों सिलेक्ट किया गया, चूज किया गया कि वहाँ पे ही न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए। तो उसका रीज़न क्या है, मीन्स उसका क्या रीज़न है, फर्स्ट, फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट, यानी वहाँ पे पोखरण जो रीजन है वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, वो एरिया ह्यूमन सेटलमेंट से बहुत दूरी पे है, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या होगा, बस्ती, यानी वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। जो पोखरण एरिया है वो ह्यूमन सेटलमेंट से काफ़ी दूरी पे है। और सेकंड रीज़न क्या है, नो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स, उस एरिया में ग्राउंड वाटर रिजर्व्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अगर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया जाता, जहाँ पे अगर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स रहता या फिर ह्यूमन सेटलमेंट रहता, अगर वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया जाता तो उसका इफेक्ट जो है पीपल पे पड़ता, या फिर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बहुत मीन्स ब्लास्ट होते हैं, टेस्ट करते समय बहुत ब्लास्ट होते हैं, तो वो जाके मीन्स ग्राउंड वाटर पे, ठीक है, मिक्स हो जाता और वहाँ मीन्स ग्राउंड वाटर जो था मीन्स पूरा पोल्यूट हो जाता, ठीक है। इसलिए मीन्स ये रीज़न था कि पोखरण रीजन जो है सिलेक्ट किया गया न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, ठीक है। फर्स्ट रीज़न क्या है कि ह्यूमन सेटलमेंट से वो काफ़ी दूरी पे है और वहाँ पे कोई भी ग्राउंड वाटर रिजर्व्स नहीं है, ठीक है। Next, do you know, in 1974, when India carried out her first nuclear test at Pokhran, the USA refused to give India the technology for defense-related fields such as space research, communications, and missile development. See, 1974 में जब इंडिया ने मीन्स हमारी कंट्री ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में कंडक्ट किया था, उस टाइम पे USA ने यानी अमेरिका ने मना कर दिया था, इंडिया को टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। कौन सी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस रिलेटेड फील्ड्स सच एज स्पेस रिसर्च, कम्युनिकेशंस एंड मिसाइल डेवलपमेंट। सी, मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर कोई भी कंट्री टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है तो उसे दूसरे कंट्री पे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही स्टार्टिंग में हमारी कंट्री टेक्नोलॉजी के लिए किस पे डिपेंड थी, USA पे, अमेरिका पे। लेकिन जब 1974 में इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में कंडक्ट किया तो उस टाइम पे USA ने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। और वो टेक्नोलॉजी कौन से फील्ड से रिलेटेड है, जैसे कि स्पेस रिसर्च हुआ, कम्युनिकेशंस है और मिसाइल डेवलपमेंट,
Okay. Next, as a result, India adopted a policy of developing its own missile development program without depending upon the USA. और तब जो है मीन्स जब अमेरिका ने यूएसए ने मना कर दिया टेक्नोलॉजी देने से, तब हमारे कंट्री ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, मीन्स ये डेवलप करने के लिए खुद का ओन मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके, विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द यूएसए। मीन्स अब वो अमेरिका पे यूएसए पे डिपेंड नहीं थी, ठीक है। जिसके वजह से मीन्स जब अमेरिका ने यूएसए ने जब टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, तो हमारी कंट्री ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की कि वो उसने जो है हमारी कंट्री ने खुद का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, ठीक है। Thus, India joined the rank of nations like the USA, the USSR, France, China, and Germany, who had their own missile programs. Means, thus India joined the rank. यानी USA जो है, USSR, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, इनके पास पहले से ही मीन्स ऑलरेडी मिसाइल्स प्रोग्राम्स थे, और हमारी कंट्री जो थी इन पे डिपेंड थी मिसाइल्स के लिए, या फिर स्पेस रिसर्च, या फिर कम्युनिकेशन फील्ड के लिए, इससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है हमारी कंट्री ये कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड थी, ओके, यूएसए पे, यूएसएसआर, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी। लेकिन जब 1974 में अमेरिका ने मना कर दिया टेक्नोलॉजी देने से, तब हमारी कंट्री ने पॉलिसी अडॉप्ट की और उसने खुद का जो है मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम सेटअप किया, और इंडिया ने भी मीन्स हमारी कंट्री ने भी ये नेशंस को ज्वाइन किया, ओके। नेक्स्ट, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 11th May 1998, India carried out its second nuclear test to prove its nuclear preparedness, okay। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में रखा गया था, और सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट मीन्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जब कंडक्ट किया गया था, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। और जब 1998 में मीन्स 11th May 1998 में इंडिया ने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, ओके। और सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने क्यों कंडक्ट किया, क्या प्रूव करने के लिए, इट्स न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस, ओके। नेक्स्ट, 3 टेस्ट वर डन ऑन दिस डे, मीन्स 11th May 1998 को 3 टेस्ट कंडक्ट किए गए, ओके, 3 टेस्ट हुए। वन ऑफ देम वॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब, ओके। तो 3 टेस्ट जो किए गए, तो उसमें से एक कौन सा था, हाइड्रोजन बॉम्ब, ओके। ये बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है, ओके, बहुत ही मतलब डिस्ट्रॉयबल होता है हाइड्रोजन बॉम्ब। एंड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी assured that there would be no first use of nuclear weapons by India, but the USA imposed economic sanctions on India immediately. See, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट रखा गया था, तभी भी सारे कंट्रीज ने जो है, जैसे कि यूएसए ने, मीन्स वो नहीं चाहती थी कि हमारी कंट्री इंडिया भी जो है न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे और वो न्यूक्लियर कैपेबल बने, ओके। और न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस मीन्स ये प्रूफ करे, साबित करे कि वो भी न्यूक्लियर प्रिपेयर है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद हमारे कंट्री ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, बाद में 11th May को सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने मीन्स जब सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्होंने ये एश्योरेंस दिलाया कि इंडिया जो है वो सबसे पहले जो है न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगी, ठीक है। अगर किसी कंट्री से मीन्स झगड़ा हो रहा है, बैटल हो रहा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इंडिया जो है सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगी, ठीक है। ऐसा एश्योरेंस दिलाया प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने। लेकिन उसके बावजूद यूएसए ने, अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शन जो है इंडिया पे इमीडिएटली इम्पोज कर दिया। इम्पोज का मतलब क्या होगा, जबरदस्ती, फोर्सफुली। सैंक्शंस का मतलब क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन, ओके। मीन्स भले ही प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने ये एश्योरेंस दिलाया कि इंडिया सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगी, उसके बावजूद अमेरिका ने मीन्स यूएसए ने इंडिया पे इमीडिएटली क्या लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन, ओके, इकोनॉमिक सैंक्शंस, ओके।
Hope you understood this part. Thank you for watching this video.